दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट हो या पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हों या पाकिस्तान के कोई भी जज साहब हों या हाई कोर्ट के जजेज़ हो या आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज़ हों, उन्होंने वो काम करना है जो उन्हें कानून और आइन के नीचे जो है उन्हें लॉ बना जाए या कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस आई जाएँ या उन्हें जुरिस्डिक्शन उस मामले की दी जाए। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और जब भी कोई मामला किसी जगह लेके जाया जाता है तो बुनियादी तौर पे बात ये आती है कि क्या उस अदालत को या जज साहब को इख्तियार है या नहीं है। ये बुनियादी चीज़ें चल के किसी भी दुनिया का जो है वो जस्टिस सिस्टम जो है वो आगे चलता है। अब बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 10-12 साल से जो हमारी टॉप की जुडिशरी के अंदर डिफरेंसेस आए हुए हैं, उसके अंदर एक अच्छी एफर्ट तो की गई कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक लॉ लेके आया गया कि जिसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिशन का एक एलिमेंट डाला गया कि ताकि पहले आपको याद होगा कि जो बेंचेस थे वो चीफ जस्टिस बनाते थे, कभी फुल कोर्ट कभी लार्जर बेंच और जो भी एक थी, और इतनी कंट्रोवर्सी आई कि हमने जो है हर चीज़ को इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया कि मेरा जज, आपका चीफ जस्टिस मेरा, आपका चीफ जस्टिस, ये जी 3 मेंबर्स बेंच नहीं बैठना चाहिए, ये 5 मेंबर्स नहीं बैठना चाहिए। और अगर आप स्पेशली आप देखें अनवर ज़हीर जमाली साहब से लेके उमर अता बंदयाल साहब, तो आपको कोर्ट नंबर 1 का या कोर्ट नंबर 2 का एक ख़ास पैटर्न जो है वो नज़र आता है कि जिसके अंदर आपको लेफ्ट राइट पे वो जो लोग मिलते थे, और उसके अंदर जो सीनियरिटी के अंदर कुछ जजेस ऐसे थे जिसमें जस्टिस तारिक मसूद थे या चीफ जस्टिस जो अब हैं काजी फायज ईसा साहब, वो आपको किसी भी इंपॉर्टेंट केस के अंदर जो है वो आपको नज़र नहीं आते थे। और इसी तरह वो भी कंप्लेन करते थे कि जी आप जो चीज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो है, इवन ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज बनी थी उसके अंदर भी फायज ईसा साहब जो प्यूने जज है उन्हें बाईपास करके जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को डाला गया। तो वो सारी की सारी चीज़ें अभी अब क्लाइमेक्स की तरफ गई। तो पार्लियामेंट की एक गुड इंटेंशन के साथ एक लेजिस्लेशन आई आर्टिकल 191 के नीचे, जिसको पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है, यही वो 8 जजेस हैं जो अभी भी आपको चीज़ें नजर आ रही हैं, इन्होंने प्रेम्प्ट करके उसको सस्पेंड किया, जो दुनिया के अंदर अनप्रेसिडेंटेड है कि एक लॉ आया नहीं है कि आपने उस लॉ को आने से पहले ही जो है उसको आपने सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद फिर इन्हीं प्यूने जज ने लिखा कि जी आप इसका फैसला करें, और किसी ने उसका फैसला नहीं किया कि अनटिल कैनलेस के जब अक्टूबर आया, सितंबर आया, और उसके अंदर जाके फिर एक फुल कोर्ट की मीटिंग आई और उस फुल कोर्ट ने कहा कि इसको जाके बाहर सुना जाए, और बाहर सुन के 10-5 से एक फैसला आया। अब ये था कि पार्लियामेंट की, मेरा ख्याल ये है कि गुड इंटेंशन ये थी कि चीफ जस्टिस के साथ मिलकर जो लोग जो हैं वो आगे इस सिस्टम को लेके चलेंगे, और जो बेंच की कॉम्पोजिशन के ऊपर लेकिन एहसान साहब शॉर्टली इस पे भी कमेंट कर देना। ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से हटाया विदाउट एक्सप्लेनेशन, तो इस पर फिर ये कहा जा रहा है कि मनमर्जी का बेंच बन गया। मुजम्मल ये है कि चीफ जस्टिस ने नहीं हटाया, एक ऑर्डिनेंस आया है, उस ऑर्डिनेंस के अंदर जो है उस कॉम्पोजिशन के अंदर उन्होंने कहा है कि जी एक प्योने होंगे और उसके बाद चीफ जस्टिस जिसको शामिल कर लो। चीफ जस्टिस ने एक्सप्लेनेशन उसकी दी कि मैंने जस्टिस या फरीदी साहब को कहा, उन्होंने माजरत कर ली, और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उन्हें मैंने कर लिया। अब ये है कि अगर आप पिछले 3, 4, 5 माह की उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स की मीटिंग अगर आप देखें या उनके मिनट्स भी जो अपलोड हुए हैं, अगर उसके अंदर ये है कि हमने चीफ जस्टिस के ऑफिस को आगे ही नहीं जाने देना और हमने हर चीज को डेफर करना है सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उनका टेन्योर जो है वो जो 25 अक्टूबर को मुकम्मल हो रहा है, उससे पहले चीजें फाइनलाइज की तरफ ना जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये भी वो बात मुनासिब नहीं है। और जजेस को इस तरह नहीं करना चाहिए कि जी मैं नहीं बैठता या वो नहीं बैठ भी, आप जज हैं, आपका काम ये है कि जो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आप उसके मुताबिक बैठे, और जो ऑर्डिनेंस आया हुआ है मुजम्मल, जितनी देर तक जो है उसको स्ट्राइक डाउन नहीं है या रिवर्सल नहीं आती या रिवोक नहीं आती, वो आपका लॉ ऑफ द लैंड आर्टिकल 89 और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या जितने भी जजेस हैं उनको उसके ऊपर जो है दे आर लीगली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन को उसको जो है माने उस चीज। ठीक है शहबाज साहब, 2 सवाल हैं यहाँ पे। पहला तो ये कि तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं अली जफर साहब, वो ये कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये बेंच, ये वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं, इज इट जस्टिफाइड? और दूसरा सवाल ये कि जो रिमार्क्स में आज बात सामने आई है कि लगता ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को गैर फाल बनाने के लिए ये फैसला किया गया था, और अगर ये फैसला हो गया तो वजीर आजम को हटाने का कोई तरीका बचता ही नहीं है। व्हाट इज योर टेक ऑन दीज पॉइंट्स? अच्छा सर, ये सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहूंगा कि जो लॉ है वो कोई ना कोई जब पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है तो वो किसी सिचुएशन को बीच में आ जाती है ऐसी, तो उस पर उस सिचुएशन को बेहतर अंदाज से डील करने के लिए करती है। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो कानून है, ये वकला की डिमांड थी बहुत अरसे से कि सुप्रीम कोर्ट खुद उसके पास इख्तियार है
वो अपना इख्तियार करते हुए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस हैं इसमें जो चीफ जस्टिस की मोनोपोली है इसको खत्म करें और ये 3 मेंबर बेंच को दे दें, सीनियर 3 जजेस, ताकि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से मनमानी बेंचेस ना बना सके। और जैसे आपने देखा कि चीफ जस्टिस ने काजी कायदीसा साहब ने इस साल के जो जुडिशियल न्यू ईयर है उसके खिताब में कहा कि देखें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इतना अच्छा कानून है कि अब तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि मेरे साथ वाले जज क्या फैसला करें। तो ये एक मिस्टेक थी कानून में जिसको दूर करने के लिए ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक्ट आया। अब वकला को इससे इशू पहले ये था कि ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला है और सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बना सकता है, लिहाजा मास्टर ऑफ द रोस्टर सुप्रीम कोर्ट को खुद ही जजेस को होना चाहिए, चीफ जस्टिस को होना चाहिए और वो कमेटी जो है वो खुद ही इंटरनली बनाए ताकि पार्लियामेंट के हाथ में अपनी गाड़ी ना पकड़ा दे। उस वक्त काजी साहब इन जजेस ने बेहतर समझते हुए ये फैसला किया कि नहीं जी क्योंकि कानून हमने नहीं बनाया पार्लियामेंट ने बना दिया तो चले जी पार्लियामेंट बना सकती। ठीक है जी, अब मिसचिफ क्या दूर करनी थी कि चीफ जस्टिस की हाथ से ये पावर निकालनी थी और इसको ब्रॉड बेस्ड 3 जजेस के हाथ में देना था। और अगर उन 3 जजेस में कोई इख्तिलाफ है तो मेजॉरिटी विल प्रिवेल, मेजॉरिटी ऑफ द 3 जजेस, ये कानून बना। अब इस कानून को अचानक से बाईपास कर दिया जाता है ऑर्डिनेंस के थ्रू, सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू, और उसी दिन वो गैजेट नोटिफिकेशन होने से पहले ही जो है काजी साहब बेंच बना के अपनी नई कमेटी बना के तो वो इख्तियारात खुद ही यूज कर लेते हैं। मतलब जिस मिसचिफ को दूर करने के लिए ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आया और एक्ट आया, आपने उसी मिसचिफ वो वापस वो क्रिएट कर दी। ये तो कानूनी गैरफाल हो, तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक है अली जफर साहब का, ये बिल्कुल गलत बनी हुई है और ये गैर आईनी है। आप इसमें अगर देखेंगे तो 2 जजेस का फैसला ये सुखम है, ये देर इज अ वैक्यूम इन द लॉ कि क्या 2 जजेस कमेटी में बैठ के फैसला कर सकते हैं। अब ये कहेंगे जी कोरम 2 है, कोरम 2 कहां लिखा हुआ है? ना ये एक्ट में लिखा हुआ है ना ये ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, दोनों जगह 3 जजेस ने डिसाइड करना है और ये कहीं सिचुएशन नहीं लिखी हुई कि अगर तीसरा जज किसी वजह से नहीं बैठता तो क्या ये 2 जजेस का फैसला होगा या नहीं होगा। पे चलते हुए रेडी वाले से पूछ लें, वो आपको 63A का फैसला बता देगा क्या है। और आप ये 63A वाला जो केस इन्होंने उठाया हुआ है परवेज इलाही वर्सेस हमजा शहबाज शरीफ, दिस इज एन एकेडमिक डिस्कशन। ना परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर बनने लगा है ना हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बनने लगा है। ऐसी क्या मुसीबत आ गई है कि डे टू डे ये केस टेक अप हो रहा है। आप अदालत में आपने जंग बना दी है, आपने सीनियर जज को और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जज है उनको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया है। चौथे जज ने आपके साथ बैठने को इनकार, फिर भी वीटो की तरह ट्रेन चला दिया आपने। और शहबाज साहब इस पे भी कमेंट कर देना, ये 63A वाला जो मामला है कि इसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कैसे कर सकते हैं जो आज रिमार्क्स में डिस्कस हुआ। अब ये देखें जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है आर्टिकल 95 में है, ठीक है जी, उसमें आपको अगर आपने देखा हो तो उसमें आपके कुछ वोट्स हैं जिनमें कहा हुआ है कि आप इन वोट्स के खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपकी डिफेक्शन होगी। बाकी हर किस्म का वोट जो है वो अलाउड है, काउंट ही नहीं होगा, काउंट ही नहीं होगा वो तो हम तो ये सुनते हैं काउंट ही नहीं होगा। बाकी वोट्स जो हैं वो आपके काउंट होंगे फाइनेंस बिल पे, और जो दूसरा बिल है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, इस पे आप पार्टी हेड की उसके बगैर रजामंदी के बगैर वोट नहीं दे सकते। ऐसा ही है ना जी। ठीक, बाकी सारे के बारे में खामोशी है, सिर्फ 2 वोट डिफाइन किए गए हैं कि आपने ये 2 वोट जो है ये पार्टी की हेड के खिलाफ देंगे तो डिफेक्शन होगी। अब अगर डिफेक्शन होगी तो क्या वोट काउंट होगा या नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। एक धड़ा ये कहता है कि जी प्राइम मिनिस्टर को ये एक वार्निंग देने के लिए जगह दी गई है कि पहले 20% वोट आएगा और वो पहले अपना वोट शो कर देगा और प्राइम मिनिस्टर पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉल आ जाएगा जब 20% लोग कह देंगे, तो प्राइम मिनिस्टर जाके मिन्नत समाजत करके मनाने की कोशिश करेगा बाकियों को और हो सकता है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वापस हो जाए। दूसरा धड़ा है वो ये कहता है जिसपे मेजॉरिटी जजमेंट आ चुकी हुई है सुप्रीम कोर्ट की कि नहीं भाई ये अगर वोट भी होगा तो ये वोट काउंट ही नहीं करेगा और ये डिफेक्शन भी होगी। डिफेक्शन का रास्ता ही प्रैक्टिकली बंद हो गया ना जी सर, ये ठीक है मगर इसकी तशरीह मैंने और आपने नहीं करनी, इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी। अच्छा अब यही बात अगर इसी एनालॉजी को लेके चले जो आप बात कर रहे हैं कि ये कानून का दरवाजा बंद हो गया, तो क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का दरवाजा नहीं बंद कर दिया इन्होंने 2 बंदों की कमेटी से डिसाइड करके? तो उस पर मैं कमेंट लेता हूँ। एहसान साहब शॉर्टली वुड यू कमेंट ऑन दैट, वो जो कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये सब कुछ हो रहा है कमेटी में।
देखें मुजम्मल, एक तो ये है कि आर्टिकल 63A के नीचे जो 4 चीज़ें आई हैं, जिसके अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, मनी बिल या फाइनेंस बिल जो है, इसके ऊपर अभी शहबाज मेरे भाई हैं, वो कह रहे थे पार्टी हेड जो है। अब यही वो कॉन्ट्राडिक्शन है जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने की है। अब आर्टिकल 95 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल 136 जो है वो भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। उसके अंदर ये है कि आपने उस आर्टिकल को आर्टिकल 17 की बुनियाद के ऊपर एडेटेड कर दिया और वहां के ऊपर आपने पार्टी हेड लिया। अब जब परवेज इलाही वाली मामला आया और उस स्पीकर ने एक रूलिंग दी कि इन 10 लोगों को काउंट नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्राडिक्शन की और वहां पे कहा कि पार्टी हेड नहीं है, अब पार्लियामेंट्री पार्टी आएगी। चूंकि उस वक्त जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी वो परवेज इलाही साहब को सूट करती थी और मेजोरिटी उनके साथ थी, और फिर फैसला आर्टिकल 17 पे आया। अब तीसरा फैसला जो है वो रिजर्व सीट्स का जो है वो भी आर्टिकल 17 के ऊपर आया, और आपने आर्टिकल 51 को भी सस्पेंड कर दिया या आपने उसको डिसफंक्शनल कर दिया, आपने आर्टिकल जो है 106 को भी कर दिया और सर्टेन लॉज को भी कर दिया। तो क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ एक आर्टिकल पे ही रिलाई करके सारे फैसले करेगी, या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब आप जाएंगे तो आप पूरी स्कीम ऑफ लॉ के ऊपर जाएंगे? और वो जो दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम उस पर नहीं साइड देखें ना, देखें आप पहले मेरा ये आर्गुमेंट हो लेने दें। अब दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन या राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया 63A के अंदर, कि जब लिखा ही नहीं हुआ कि आप इसके वोट को काउंट करें या न करें, उन्होंने कहा नहीं जी उसे करेंगे, और वो भी मुजम्मल प्रीएम्प्ट हुआ। 8 मार्च को जो है वो आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, और आपने 22 को जो है वो प्रेसिडेंट के जरिए एक जो है वो आपने रेफरेंस फाइल कर दिया, और उसके अंदर ये था कि सिर्फ आप अपने जो लोग हैं उनको ये आप देना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी। और फिर भी ये हुआ कि किसी एक पीटीआई का शख्स जो है उसने उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की, और वो जो चीजें हैं कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर प्रेसिडेंट को भिजवा दिया और वो बाइंडिंग नहीं है, और आप उस फैसले को 2.25 साल से बैठे हुए हैं। अब ये है कि जो जजेस वाला मामला, देखें चीज ये है कि 2 इंपॉर्टेंट फैसले थे। एक आर्टिकल 63A का जो हमारे सामने मिनट्स आए, उसके ऊपर इन जज साहबान ने कहा जी छुट्टियां हम इसको लगा नहीं सकते जी, और ये आया कि छुट्टियां वैसे कोर्ट करनी नहीं है लेकिन मीटिंग्स के अंदर आ जाना है। और दूसरा ये आया कि पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट मामला है जो आपका रिजर्व सीट्स का है, आप उसके ऊपर रिव्यू आ गया है, आप रीजनिंग देख के उस केस का फैसला करें ताकि पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल क्योस खत्म आए। आपने कहा जी उसको भी छुट्टियों के बाद करेंगे, तो मीनिंग देयर बाय है कि किसी न किसी जगह जो कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट है वो डोमिनेट कर रहा है इस पाकिस्तान के जुडिशियल प्रोसेस के अंदर, जो बिल्कुल मुनासिब और अच्छा नहीं है। और जो हो रहा है, बॉटम लाइन यही है कि बेंच जो है वो कंट्रोवर्शियल हो चुका है। इससे पहले कि ये आगे बड़े मामला, बहुत बहुत शुक्रिया।